नमस्ते स्टूडेंट्स। चलिए आज इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही पावरफुल पोएम पर्सी बिशस शेली की ओड टू द वेस्ट विंड की गहराइयों में उतरते हैं और इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। क्या आपको लगता है कि हवा, सिर्फ हवा, सच में दुनिया बदल सकती है? सुनने में शायद अजीब लगे, पर पर्सी शैली को इस पर पूरा यकीन था और उनकी ये पूरी कविता इसी कमाल के आइडिया के बारे में है। अब पोएम में सीधे जाने से पहले थोड़ा सा इसके राइटर को जानना जरूरी है। पर्सी बिश शेली ये सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी थिंकर थे। वो उस रोमांटिक मूवमेंट का हिस्सा थे जहां लोग मानते थे कि नेचर यानी प्रकृति ही बदलाव लाने की सबसे बड़ी ताकत है, और यही सोच आपको इनकी कविता में साफ साफ दिखेगी। ठीक है, तो अब तैयार हो जाइए, हम सीधे पोएल के पहले स्टैंजा में डाइव कर रहे हैं। यहाँ शेली डायरेक्ट वेस्ट विंड से बात कर रहे हैं, जैसे वो कोई इंसान हो, और जमीन पर उसकी ताकत को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो हवा को कहते हैं ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, मतलब पतझड़ की सांस। सोचिए कितनी खूबसूरत इमेज है। उनके लिए ये कोई आम हवा नहीं, ये एक अनदेखी अनजानी ताकत है जो सूखे पत्तों को ऐसे उड़ा रही है जैसे कोई जादूगर मंत्र पढ़े और सारे भूत डर के भाग जाएं। ये जो कंपैरिजन है ना, जिसे हम सिमिली कहते हैं, ये हवा की पावर को एकदम ड्रामेटिक बना देता है। यहाँ देखिए, शैली पत्तों को सिर्फ पत्ते नहीं कहते, वो उन्हें कहते हैं पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स, मतलब जैसे कोई बीमारी से, किसी महामारी से मर रही भीड़ हो। ये समाज में फैले करप्शन और सड़न को दिखा रहा है। पर, और यही पर बहुत जरूरी है, इसी तबाही के बीच यही हवा विंग्ड सीड्स यानी पंखों वाले बीजों को उनके सेफ घर तक, उनके विंट्री बेड तक ले जा रही है। तो ये बीज जमीन के नीचे ऐसे पड़े हैं, लाइक अ कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव, जैसे कब्र में कोई लाश, बिल्कुल ठंडे शांत, बस इंतजार कर रहे हैं कि कब बसंत आएगा और उसकी हवा एक क्लेरन यानी तुरहई बजाकर इस सोई हुई धरती को फिर से जगा देगी। तो आप समझे, यही इस स्टांजा का सबसे जरूरी पॉइंट है, ये पैराडॉक्स, ये विरोधाभास। हवा एक डिस्ट्रॉयर भी है जो पत्तों को खत्म कर रही है, और एक प्रिजर्वर भी है जो बीजों को बचा रही है। एक ही ताकत, दो बिल्कुल अलग अलग काम। और यही दोस्तों इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है कि कुछ नया क्रिएट करने के लिए पुराने का डिस्ट्रॉय होना जरूरी है। क्रांति के लिए पहले पुरानी व्यवस्था को तोड़ना पड़ता है। शैली के लिए ये हवा सिर्फ हवा नहीं थी, ये उस बदलाव का प्रतीक थी जिसका वो सपना देखते थे। एक ऐसी क्रांति जो पुरानी भ्रष्ट चीजों को खत्म करके एक नए बेहतर समाज को जन्म दे। ओके, तो अभी तक हमने जमीन पर हवा की पावर देखी। अब आगे बढ़ते हैं स्टैंजा 2 और 3 की तरफ, जहां शैली हमें आसमान और समंदर की ओर ले जाते हैं। देखते हैं वहां यह हवा क्या कमाल करती है। आसमान में देखिए, वहां जो बादल हैं वो शैली को कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल डिकेइंग लीव्स की तरह, जैसे हेवन और ओशन कोई विशाल पेड़ हो और उनकी टैंगल्ड बाउज यानी उलझी हुई डालियों से ये बादल रूपी पत्ते झड़ रहे हों। देखा आपने, वही पत्तों वाला कंपैरिजन फिर से आ गया इस डिस्ट्रक्शन के आइडिया को और गहरा करने के लिए। और फिर एक और कमाल की इमेज आती है। शैली इन बादलों को, इस आने वाले तूफान को एक फियर्स मेनैड के ब्राइट हेयर से कंपेयर करते हैं, जैसे किसी के बाल हवा में विशाल रूप से लहरा रहे हों। ये आने वाले तूफान का इशारा है। अब ये मैनैड कौन थी? ये शब्द यहाँ बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया है। एंशिएंट ग्रीस में मेनैड्स डायोनिसिस यानी शराब के देवता की वाइल्ड अनकंट्रोलेबल फीमेल फॉलोअर्स होती थीं। तो इस शब्द से शैली हमें बता रहे हैं कि ये हवा शांत नहीं है, ये वाइल्ड है, अनकंट्रोलेबल है, एक जुनूनी ताकत है जिसे काबू नहीं किया जा सकता। आसमान से अब हम आते हैं समंदर पर। ये वेस्ट विंड शांत नीले मेडिटरेनियन समंदर को उसके समर ड्रीम से, उसकी मीठी नींद से जगा देती है। और जब समंदर जागता है तो उसकी लहरों के अंदर छुपे पुराने महल और टावर्स कांपते हुए दिखाई देने लगते हैं। और बात सिर्फ मेडिटरेनियन तक नहीं रुकती, उससे भी पावरफुल अटलांटिक ओशन, वो भी इस हवा के लिए दो हिस्सों में बट जाता है, उसके लिए रास्ता बना देता है। यहाँ तक कि समुंदर की गहराई में जो पौधे हैं, द सी ब्लूम्स एंड द ऊजी वुड्स, वो भी डर से कांपने लगते हैं और उनका रंग फीका पड़ जाता है। ओ हेयर, शैली बार बार कहते हैं, सुनो, इसकी ताकत को महसूस कर। अब यहाँ से स्टैंजा 4 में पोएम एक बहुत ही पर्सनल टर्न लेती है। अब तक शैली एक ऑब्जर्वर की तरह थे, हवा की ताकत को डिस्क्राइब कर रहे थे,
पर अब वो सीधे अपनी जिंदगी, अपने दुख दर्द की बात करते हैं और उसे इस हवा से जोड़ते हैं। ये रोमांटिक पोएट्री का एक क्लासिक फीचर है। और ये लाइन देखिए, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड। ये लाइन इस पोएम का दिल है, इसका इमोशनल कोर। यहाँ कवि का सारा दर्द, सारी पीड़ा बाहर आ जाती है। वो चीख कर कह रहे हैं कि मैं जिंदगी के कांटों पर गिर गया हूँ, मुझे चोट लगी है, खून बह रहा है। और इस दर्द में वो क्या चाहते हैं? वो कहते हैं काश मैं एक सूखा पत्ता होता, या आसमान में उड़ता बादल, या समुंदर की लहर होता। क्यों? ताकि मुझे भी तुम्हारी आज़ादी और ताकत का हिस्सा मिलता। फिर मुझे इस तरह डेस्परेशन में, इस लाचारी में तुमसे प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। वो कहते हैं कि अ हैवी वेट ऑफ आवर्स, यानी समय के जिंदगी के भारी बोझ ने मुझे जंजीरों में जकड़कर झुका दिया है। और ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि मेरी आत्मा वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, टेमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड, जिसे कोई काबू ना कर सके, जो तेज है और जिसमें गर्व है। और अब हम आते हैं आखिरी स्टैंजा पर, स्टैंजा 5। ये पोएम का क्लाइमैक्स है। यहाँ कवि की रिक्वेस्ट, उनकी प्रार्थना अब एक पावरफुल डिमांड में बदल जाती है। वो बदलाव मांग रहे हैं, एक नया जन्म मांग रहे हैं। वो हवा से कहते हैं, मेक मी डाई लायर, मुझे अपना साज गना लो। जैसे तुम जंगल से गुजरती हो और पत्तों से संगीत निकलता है, वैसे ही मुझसे गुजरो। भले ही मेरे पत्ते भी झड़ रहे हों, मतलब मैं टूटा हुआ हूं, पर जब तुम्हारी माइटी हारमोनीज हम दोनों से गुजरेंगी तो एक बहुत गहरा, एक ऑटोमल टोन पैदा होगा। एक ऐसा संगीत जिसमें दुख भी है और ताकत भी। और फिर वो कहते हैं, ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विदर्ड लीव्स। जैसे तुमने सूखे पत्तों को उड़ाया था, वैसे ही मेरे इन डेड थॉट्स, मेरे पुराने बेकार हो चुके विचारों को पूरे यूनिवर्स में फैला दो, ताकि इनकी राख से एक न्यू बर्थ, एक नई सोच का जन्म हो सके। मेरे शब्दों को, मेरी बातों को पूरी इंसानियत में बिखेर दो। मतलब वो अब सिर्फ एक कवि नहीं रहना चाहते, वो हवा की आवाज़ बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके होठों से हवा बोले। बी थ्रू नाई लिप्स टू एन अवेकेंड अर्थ द ट्रम्पेट ऑफ अ प्रोफेसी। एक ऐसी भविष्यवाणी की तुरही जो इस सोई हुई दुनिया को जगा दे और एक नए, बेहतर कल का ऐलान करे। और इसके साथ हम आते हैं पोएम की सबसे फेमस, सबसे होपफुल लाइन पर। ये एक सवाल है, पर इसमें ही जवाब छुपा है। ओ विंड, इफ विंटर कम्स, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड? अगर सर्दियां आ गई हैं, अगर मुश्किलें हैं, तो क्या बसंत दूर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये लाइन उम्मीद का एक पावरफुल स्टेटमेंट है कि दुख के बाद सुख, अंधेरे के बाद रोशनी और विंटर के बाद स्प्रिंग का आना तय है। तो यही था इस कमाल की पोएम ओड टू द वेस्ट विंड का गहरा संदेश। डिस्ट्रक्शन जरूरी है क्रिएशन के लिए, और चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। अगर आपको ऐसी ही और पोएम्स का डीप एनालिसिस पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।